नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा सेतु ऑनलाइन पर। मैं हूं आपके साथ अवनीश धीमान। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। हम पढ़ रहे थे कंप्यूटर विषय और कंप्यूटर विषय में हमारा पाठ नंबर 1 अभी हमने चालू किया हुआ है, जिसका नाम है सी भाषा का परिचय। यानी सी भाषा के बारे में हम इस पाठ के अंदर पढ़ रहे हैं और ये हमारी वीडियो नंबर 3 है, यानी पार्ट नंबर 3 है। 2 वीडियो इससे पहले कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपने नहीं देखा है और आप नए अभी इस चैनल से जुड़े हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से उन वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो इस पार्ट के अंदर हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था टोकन्स, यानी सी भाषा के अंदर टोकन्स क्या होते हैं। तो टोकन्स 4 प्रकार के मैंने आपको बताए थे, जिसमें से 2 कंप्लीट हो चुके हैं। आज हमारा पॉइंट नंबर 3 है डाटा टाइप, यानी डाटा टाइप क्या होता है। तो जैसे कि नाम से ही हमें मालूम हो रहा है कि डाटा का प्रकार, लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि कंप्यूटर किस प्रकार का डाटा लेता है, उसको डाटा में क्या चाहिए। तो हम देखेंगे कीबोर्ड के ऊपर, क्योंकि हम कंप्यूटर को जो डेटा एंटर कराते हैं वो कीबोर्ड से कराते हैं मैक्सिमम। तो हम देखते हैं कि कीबोर्ड के पास कौन कौन सा डेटा होता है। कीबोर्ड के पास होते हैं कुछ नंबर्स, जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से ये 9 तक होते हैं और एक 0 होती है। कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से जेड तक, इनको हम कैपिटल और स्मॉल यहीं से यूज करते हैं। कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं, प्लस माइनस गुना भाग। तो ये सब क्या है, ये सब कंप्यूटर के लिए डाटा होगा। अब इस डाटा के प्रकार, यानी इस डाटा को हम डिवाइड करेंगे अलग अलग प्रकार में, जो हमें कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि हम अपने प्रोग्राम में किस प्रकार का डेटा यूज़ करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग फॉर्म फिल करते हैं ऑनलाइन, हम लोग फॉर्म फिल करते हैं तो एक फॉर्म में हमसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है। इन्फॉर्मेशन कैसे, आपका नेम, आपकी DOB, आपका मोबाइल नंबर। अब देखिए यहीं पर देखते हैं, जब आप अपने नेम को इसके अंदर एंटर कराएंगे तो आप किस डेटा को यूज़ करेंगे, आप अल्फ़ाबेट को यूज़ करेंगे, क्योंकि आप अपने नेम को, अपने नाम को ABCD यानी अल्फ़ाबेट से यहाँ पे फिल करते हैं। तो यहाँ पे किस प्रकार का डेटा आया, अल्फ़ाबेटिकल डेटा आया। और यदि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर फिल कर रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे नंबर यूज़ करने होंगे और स्पेशल सिंबल यूज़ करने होंगे। तो यहाँ पे मैंने कितने टाइप का डेटा यूज़ किया, यहाँ पर मैंने 2 टाइप का डेटा यूज़ किया, एक नंबर, दूसरा स्पेशल सिंबल। बात करते हैं मोबाइल नंबर की। तो मोबाइल नंबर में हम किस प्रकार का डेटा यूज़ करेंगे, वहाँ पे हम नंबर्स यूज़ करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे किस प्रकार का डेटा आया, यहाँ पे न्यूमेरिक डेटा आया। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि डेटा को हमने किस प्रकार से अलग अलग बांटा है। तो जानते हैं कि सी भाषा के अंदर कौन कौन से डेटा टाइप होते हैं और उन डेटा टाइप को हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं। तो आइए जानते हैं सी भाषा में यूज किए जाने वाले डाटा टाइप। मुख्यतः सी भाषा में 3 प्रकार के डाटा टाइप यूज़ होते हैं। नंबर 1 इंटीजर, जिसको हम INT करके लिखते हैं प्रोग्राम में, क्योंकि इसको यही डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट होता है फ्लोट और नेक्स्ट होता है करैक्टर। अब आप कहेंगे कि ये स्पेलिंग अधूरी है। ये स्पेलिंग अधूरी नहीं है, ये स्पेलिंग कंप्लीट है, क्योंकि कंपाइलर को समझना है, आपको नहीं समझना। कंपाइलर जो कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम लगा हुआ है उसके अंदर कैरेक्टर को इसी प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए वो इसी को एक्सेप्ट करेगा। आप पूरी स्पेलिंग लिखने की कोशिश करेंगे तो वहाँ से वो एरर दे देगा। आगे आप जब प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अब ये इंटीजर टाइप कौन सा होता है, इंटीजर टाइप में आते हैं आपके नंबर। अब नंबर भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन से जानते हैं, देखिए। जैसे आपका 1 2 3 4 या 10/2, ये आपका इंटीजर टाइप का डेटा होगा। इंटीजर टाइप का कैसे, कि इनके अंदर कोई भी पॉइंट नहीं है, कोई भी दशमलव नहीं है। यानी ऐसे नंबर जिनके अंदर कोई भी दशमलव नहीं होती या कोई अधूरे नंबर नहीं होते, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर डेटा टाइप। उसके बाद बात करते हैं फ्लोट की। फ्लोट भी क्या होते हैं, नंबर होते हैं। और ये नंबर किस प्रकार के होते हैं, ये नंबर इनके जस्ट अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं, यानी इनके अंदर पॉइंट आपको देखने के लिए मिलेगा। ये नंबर अधूरे होते हैं। जैसे 5/2, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2.5, यानी नंबर के अंदर पॉइंट आना ही आना है।
तो यदि आप यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम के अंदर कोई फ्लोट नंबर, तो आपको वहाँ पे डिक्लेयर करना होगा कि आप किस टाइप का डेटा यूज़ करने वाले हैं। यदि आप यूज़ कर रहे हैं इंटीजर, पूर्णांक यानी पूरे नंबर आप यूज़ कर रहे हैं जिनमें कोई भी नंबर अधूरा नहीं है, तो आप वहाँ पे डिक्लेयर करेंगे इंटीजर। नेक्स्ट बात करते हैं कैरेक्टर की। कैरेक्टर में आपके अल्फ़ाबेट आते हैं, ये आपके स्मॉल भी हो सकते हैं और कैपिटल भी हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो इस प्रकार से हमने जाना हमारे पास 3 मुख्य डेटा टाइप है, इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इंटीजर के अंदर आएंगे वो नंबर जिनके अंदर दशमलव नहीं होती, फ्लोट के अंदर आएंगे वो नंबर जिनके अंदर दशमलव होती है, और कैरेक्टर के अंदर आएंगे आपके अल्फ़ाबेट्स। क्लियर। अब इससे आगे आपका जो डेटा टाइप है वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में क्या होता है? स्ट्रिंग में होता है आपका कैरेक्टरों का समूह। जैसे मैं लिखता हूँ शिक्षा सेतु ऑनलाइन, ये हमारे चैनल का नाम है। तो देखिए इसमें एक कैरेक्टर एस है, एक कैरेक्टर एच है, एक कैरेक्टर आई है, एक कैरेक्टर के है, एक कैरेक्टर एस है, एक कैरेक्टर एच है, एक कैरेक्टर ए है। तो ये क्या हो रहा है? ये कैरेक्टर्स का समूह है, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर है। तो इसको हम क्या कहेंगे? स्ट्रिंग। यानी कहीं पे यदि हमें इस प्रकार का डेटा चाहिए, हमें इस प्रकार से कोई पैराग्राफ लिखना है या अपना एड्रेस लिखना है किसी भी फॉर्म में, तो वहाँ पे हम किस प्रकार का डेटा यूज़ करेंगे? स्ट्रिंग टाइप का। आई होप आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके साइज़ की, कि ये जो डेटा टाइप है ये कहाँ तक की वैल्यू को एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कितनी बड़ी वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके लिए मैं एक टेबल बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए अब समझते हैं कि जब हम इन डेटा टाइप को अपने प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो उस समय ये कितनी मेमोरी को, यानी कितनी मेमोरी का कंजप्शन करते हैं, कितनी मेमोरी को घेरते हैं जब इनको डिक्लेयर किया जाता है। तो यदि बात करूँ मैं इंटीजर की, तो इंटीजर डेटा टाइप जब आप डिक्लेयर करेंगे तो आपकी 2 बाइट मेमोरी के अंदर यूज़ की जाएगी। मेमोरी से यहाँ पे अर्थ है आपकी रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो आपके मोबाइल के अंदर या पीसी के अंदर होती है। तो उसके अंदर जो स्पेस है उस स्पेस में से जब हम डिक्लेयर करते हैं इंटीजर तो वहाँ से 2 बाइट यूज़ की जाती है। यदि हम डिक्लेयर करते हैं फ्लोट तो 4 बाइट यूज़ की जाएगी। यदि हम कैरेक्टर डिक्लेयर करेंगे तो 1 बाइट यूज़ की जाएगी। यदि हम डबल डिक्लेयर करते हैं तो 8 बाइट। यदि हम वॉइड डिक्लेयर करते हैं तो 0 बाइट। और यदि हम शॉर्ट डिक्लेयर करते हैं तो 2 बाइट। और यदि हम लॉन्ग डिक्लेयर करते हैं तो 4 बाइट यूज़ की जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने तो अभी सिर्फ 3 या 4 ही बताए थे डेटा टाइप, अब इतने कहाँ से आ गए? देखिए इन सब की अपनी कैपेसिटी है, इन तीनों की अपनी अपनी कैपेसिटी है। यदि इनकी कैपेसिटी कंप्लीट हो जाती है, इनकी क्षमता पूर्ण हो जाती है, हमें उससे बड़ा डेटा वहाँ पे एंटर कराना है तो हमें यूज़ करने पड़ते हैं ये वाले। फ्लोट की अपनी एक अक्षमता होती है, इसकी अक्षमता होती है 10 की पावर -17 से 10 की पावर -32 तक, सॉरी, इसकी अक्षमता होती है 10 की पावर -37 से 10 की पावर -32 तक। तो यदि हमें इससे ज़्यादा डेटा एंटर कराना है अपने प्रोग्राम के अंदर तो हम यूज़ करेंगे डबल को, यानी इसमें क्या होगा, इस साइज़ का डबल साइज़ हमें मेमोरी के अंदर मिल जाएगा। आप देख भी रहे होंगे यहाँ पर हमें 4 बाइट मिलती है। यदि हम फ्लोट को डिक्लेयर करते हैं तो हमको 4 बाइट मिलती है, और यदि हम डबल को डिक्लेयर करते हैं तो हमें 8 बाइट मिलती है, यानी उसकी डबल मिल जाती है। इसी प्रकार से इंटीजर के अंदर हमें 2 बाइट मिलती है, और यदि हम लॉन्ग यूज़ करेंगे तो हमें 4 बाइट मिलती है। शॉर्ट के अंदर हमें 2 बाइट ही मिलेगी, और वॉइड के अंदर हमें 0 बाइट मिलती है। यदि हम वॉइड डिक्लेयर करते हैं तो हमें कोई भी स्पेस नहीं मिलता। इस प्रकार से हमने जाना कि जो डेटा टाइप होते हैं वो कितना स्पेस मेमोरी के अंदर यूज़ करते हैं जब उनको डिक्लेयर किया जाता है। अब हम जानने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको वेरिएबल मैक्सिमम यूज़ करना पड़ेगा। आपको हर एक प्रोग्राम को बनाने से पहले, यानी जब आप प्रोग्राम बनाएंगे तो आपको वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, और एक वेरिएबल नहीं, एक से ज़्यादा। डिपेंड करता है आपके प्रोग्राम के ऊपर कि आप कितना बड़ा प्रोग्राम बना रहे हैं, कैसा प्रोग्राम बना रहे हैं, उसके लिए कैसे वेरिएबल चाहिए, और वहाँ पे हम यूज़ करेंगे डेटा टाइप का। ये भी वहाँ पर हमको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार का डेटा हम यूज़र से लेने वाले हैं या किस प्रकार का डेटा हम स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं और इनको किस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है।
तो चलिए अब समझते हैं वेरिएबल्स को। वेरिएबल क्या होते हैं? देखिए, जब हम प्रोग्राम को बनाते हैं तो प्रोग्राम को बनाते समय हमें ध्यान रखना होता है कि हम प्रोग्राम में किस किस प्रकार का डेटा यूज़ करने वाले हैं, यानी किस प्रकार का डेटा इनपुट होगा और किस प्रकार का डेटा आउटपुट होगा। उसी के अनुसार हमें मेमोरी को भी रिजर्व करना पड़ता है, मेमोरी को भी घेरना पड़ता है, क्योंकि हमें अपने प्रोग्राम को रन करना है। हो सकता है हम प्रोग्राम बना दें, लेकिन जब हमारा प्रोग्राम रन हो तब हमारे पास कोई स्पेस ना हो तो प्रोग्राम रन नहीं हो पाएगा। तो जब हम कोडिंग कर रहे हैं, जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तब हमें वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है। अब इस वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं वो जानते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आपको एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें 2 नंबर जोड़ने हैं। ध्यान से समझेंगे हमारी टास्क क्या है, हमारा कार्य क्या है। हमें 2 नंबर को ऐड कराना है कंप्यूटर के द्वारा। हम एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। अब 2 नंबर किस प्रकार के होंगे? सबसे पहले हमें सोचना है उसका प्रकार, उसका डाटा टाइप। तो यदि हम पूर्णांक जोड़ रहे हैं यानी इंटीजर टाइप के नंबर्स को जोड़ रहे हैं जिनके अंदर कोई दशमलव नहीं होती, तो हम डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप के वेरिएबल। और यदि हम जोड़ रहे हैं फ्लोट टाइप के यानी जिनके अंदर दशमलव है, तो हम यूज़ करेंगे फ्लोट डेटा टाइप। तो किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें सबसे पहले डाटा टाइप का पता होना चाहिए, और हमें साथ ही साथ ये भी मालूम होना चाहिए कि हमें कितने वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें 2 नंबर जोड़ने हैं, तो हमारे पास 1 नंबर, 2 नंबर, यानी 2 नंबर तो ये हो गए। और जब ये दोनों जुड़ेंगे तो एक नया नंबर क्रिएट होगा, तीसरा नंबर। तो हमें कितनी मेमोरी चाहिए? हमें 3 ब्लॉक चाहिए इस मेमोरी के अंदर से, यानी 3 वेरिएबल हमें डिक्लेयर करने पड़ेंगे। सपोज मुझे जोड़ना है 2 + 2। जब ये जुड़ेगा तो क्या आएगा? 4। अब इस 2 के लिए मैं रिजर्व करता हूँ इसको, और इस 2 के लिए रिजर्व करता हूँ इसको, और इस 4 के लिए रिजर्व करता हूँ इसको। यानी ये वैल्यू जब हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करेंगे 2 को, तो यहाँ पे जाके स्टोर होगी। जब हम दूसरे 2 को एंटर करेंगे तो यहाँ पर स्टोर होगा, और जब इन दोनों का सम होगा तो जो तीसरी वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी हमारी इस ब्लॉक के अंदर। क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हर एक डेटा को रहने के लिए स्थान चाहिए, उसको स्पेस चाहिए। लेकिन इन नंबर्स को पता कैसे लगे कि हमें जाना कहाँ है? भाई इतनी बड़ी मेमोरी है, उसके अंदर उसको जाना कहाँ है, कहाँ पे जाके स्टोर होना है, ये कैसे पता लगेगा? तो हम उसको बताएंगे उस ब्लॉक का एड्रेस। वो कैसे बताएंगे? वो हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, तब उसको मालूम पड़ेगा। देखिए कैसे, यहाँ तक हमको समझ में आ गया। हमको 3 वेरिएबल लेने हैं, एक वेरिएबल इसके लिए, एक वेरिएबल इसके लिए, और एक वेरिएबल इसके लिए। तो सपोज करिए इसके लिए मैं वेरिएबल लेता हूँ A, इसके लिए B और इसके लिए C। वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करना है, इसको डिक्लेयर करने का नियम क्या है, इसको बनाने का नियम क्या है, यानी जो हम नाम रख रहे हैं यहाँ पे A, B, C, इनको बनाने का नियम क्या है, वो इससे पहले वीडियो में हम जान चुके हैं। यदि आपको मालूम नहीं है तो आप वहाँ से जाके उस वीडियो को देख लें, आपको वहाँ पर नियम मिल जाएंगे कि हम किस तरीके से इन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। अब डाटा हमारा किस टाइप का है, इंटीजर है कि फ्लोट है? इंटीजर है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? INT, इंटीजर। कितने वेरिएबल हैं? 3 वेरिएबल हैं, A, B और C। तो यहाँ पे मैंने लिखा A, B और C। तो इस प्रकार से हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया। ये 3 जो आपको दिख रहे हैं ये क्या हैं? वेरिएबल। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर डिक्लेयर करने के बाद हुआ क्या? जब हमने इनको डिक्लेयर किया, इन्होंने कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर की मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम, उसके अंदर 3 ब्लॉक को जाकर रिजर्व कर लिया। एक को A के नाम से, एक को B के नाम से और एक को C के नाम से। और साथ ही साथ बता दिया कि यहाँ पे जो वैल्यू आएंगी वो किस टाइप की आएंगी? इंटीजर टाइप की आएंगी। ब्लॉक के अंदर नहीं गई है, सिर्फ ये एड्रेस है। इन ब्लॉक को रिजर्व किया क्योंकि जब हम कैलकुलेट करेंगे, जब हम जोड़ेंगे, प्रोग्राम को रन करेंगे, तब यहाँ पर वैल्यू आएगी। यूज़र कुछ भी वैल्यू दे सकता है। जैसे आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं, कभी आप 2 + 3 जोड़ रहे हैं, कभी 4 + 5 जोड़ रहे हैं, तो अलग अलग वैल्यू होती है ना। तो इसी तरीके से कैलकुलेटर के अंदर भी ब्लॉक होते हैं और उन ब्लॉक के अंदर वो वैल्यू जाती रहती है और वहाँ पे वो कैलकुलेट होती रहती है। तो जब भी आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना है, उसका सबसे आसान तरीका
आप डेटा का प्रकार लिखिए, डेटा का टाइप लिखिए और वेरिएबल का नाम दे दीजिए जो भी आपको देना है अपने प्रोग्राम के अनुसार। बस वो नियम के अनुसार हो, नियम को फॉलो करता हो, वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए जो नियम है उनको फॉलो करता हो। अगर उन नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो आपके प्रोग्राम में एरर आने के चांस मैक्सिमम हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए अब जानते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में। जब हम अपने प्रोग्राम को बनाएंगे तो हमको इनपुट और आउटपुट कराना होगा, जिसके लिए हम कुछ फंक्शन यूज़ करते हैं। कुछ फंक्शन सी भाषा के अंदर पहले से बने हुए हैं जिनको हम प्रीडिफाइन बोलते हैं, और कुछ फंक्शन हम अपने द्वारा खुद से बनाते हैं जैसी हमारी रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। देखिए, जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई भी कार्य कराते हैं तो उस कार्य को करने के लिए प्रोसेसर प्रोसेसिंग करता है, लेकिन ये प्रोसेसिंग तब करेगा जब इसको इनपुट में कुछ मिलेगा। जब इसको इनपुट में कोई डेटा मिलेगा तब ये प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग करने के पश्चात ये जो भी इन्फॉर्मेशन देगा उसको आउटपुट के रूप में बाहर निकालेगा। आउटपुट के रूप में उसको बाहर निकालेगा। तो यहाँ पर जब हम इनपुट कर रहे हैं, यहाँ पर हमें कुछ फंक्शन चाहिएंगे जिनके द्वारा हम इनपुट करेंगे, और जब हम आउटपुट कर रहे हैं यहाँ पर भी हमें कुछ फंक्शन चाहिएंगे जिनके द्वारा हम आउटपुट करेंगे, यानी डेटा को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेंगे। जैसे हम लोगों ने कीबोर्ड से प्रेस किया ए, तो ये ए क्या हुआ, इनपुट हुआ, सीपीयू के अंदर गया और वहाँ से प्रोसेस होकर फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होता है, आपके मॉनिटर के ऊपर प्रिंट होता है। तो ये कहलाएगा इनपुट, और जब ये यहाँ पे प्रिंट होगा यहाँ पे कहलाएगा आउटपुट। लेकिन इसको कार्य किसने कराया, कि यहाँ पे प्रिंट कैसे हुआ या यहाँ से यहाँ तक ये पहुँचा कैसे, उसके बीच में काम करते हैं आपके फंक्शन। ठीक, अब ये फंक्शन होते कहाँ हैं, ये फंक्शन सी लैंग्वेज की जो लाइब्रेरी है उस लाइब्रेरी के अंदर पहले से ही जिन्होंने सी लैंग्वेज को बनाया है, डेनिस रिची, उन्होंने पहले से ही बना के वहाँ पे रखे हुए हैं। बस हमको उसको कॉल करना होता है, हमें पहचानना होता है कि कौन सा फंक्शन हमें यूज़ करना है। अब जानेंगे हम उन्हीं फंक्शनों के बारे में, वो फंक्शन कौन कौन से होते हैं, क्योंकि जब भी हम कंप्यूटर के साथ कोई भी कोड लिखेंगे या कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे तो हमें इनपुट और आउटपुट दो कार्य तो कराने ही कराने हैं। बाकी प्रोसेसिंग डिपेंड करती है हमारे ऊपर कि हम किस प्रकार का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो हमें सबसे पहले सीखना है इनपुट कराना और आउटपुट कराना, यानी किस फंक्शन को हम यूज़ करते हैं इनपुट के लिए और किस फंक्शन को हम यूज़ करते हैं आउटपुट के लिए। तो चलिए जानते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन के बारे में। चलिए अब जानते हैं इनपुट आउटपुट फंक्शन के प्रकार। इनपुट आउटपुट फंक्शन के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं समझते हैं। डिस्क इनपुट आउटपुट फंक्शन, पोर्ट इनपुट आउटपुट फंक्शन और कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। अब इनको समझते हैं कि किस प्रकार से कार्य करते हैं। देखिए, जब भी हम इनपुट करेंगे तो हमारा डेटा किसके पास जाएगा, प्रोसेसर के पास जाएगा। सबसे पहले समझते हैं हम डिस्क इनपुट आउटपुट फंक्शन को, कि किस प्रकार से होता है। हमारे कंप्यूटर के अंदर या हमारे लैपटॉप के अंदर या आपके मोबाइल के अंदर एक छोटी मेमोरी लगी होती है। कंप्यूटर के अंदर जो लगी होती है उसको बोलते हैं हम हार्ड डिस्क, और आपके मोबाइल के अंदर जो मेमोरी लगी होती है उसको हम मेमोरी कार्ड बोलते हैं। जब प्रोसेसर को हार्ड डिस्क से डेटा लेना होता है या हार्ड डिस्क को प्रोसेस करके डेटा देना होता है, तो ये जो कार्य होता है ये हमारा डिस्क इनपुट आउटपुट फंक्शन के द्वारा पूर्ण होता है। अब हम बात करते हैं पोर्ट इनपुट आउटपुट फंक्शन की। यदि हम कोई मेमोरी एक्सटर्नल यूज़ कर रहे हैं, जैसे हमने बाहर से अपने मोबाइल के अंदर या अपने लैपटॉप के अंदर या अपने पीसी के अंदर पेन ड्राइव को यूज़ कर रहे हैं, उसके द्वारा हम किसी भी फ़ोटो को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो क्या होगा कि जो प्रोसेसर है वो कहाँ से डेटा लेगा, वो पेन ड्राइव से लेगा, यानी बाहर से ले रहा है। और जब वो आपने कोई भी फ़ोटो क्लिक किया, उस फोटो को क्लिक करने के बाद आपको अपनी पेन ड्राइव के अंदर स्टोर करना है, तो आउटपुट कहाँ पे जाएगा, आपकी पेन ड्राइव में जाएगा। तो इस कार्य को करने के लिए जो फंक्शन यूज़ किए जाते हैं उन फंक्शंस को हम बोलते हैं पोर्ट इनपुट आउटपुट फंक्शन। अब बात कर लेते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन की। कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या होता है। देखिए, कीबोर्ड के द्वारा जब हम प्रोसेसर को कोई भी डेटा देते हैं या प्रोसेसर से कोई भी डेटा वापस लेते हैं, वो किसके ऊपर आएगा, वो आएगा हमारा मॉनिटर के ऊपर। तो ये जो क्रिया होती है, ये जो प्रोसेस होती है, इसको करने के लिए जिन फंक्शनों का हम यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं हम कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। एक बार दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। जब हमें इनपुट आउटपुट का कार्य हार्ड डिस्क से करना है, यानी कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी लगी हुई है उससे इनपुट आउटपुट का कार्य करना है, तो वहाँ पे कौन से फंक्शन यूज होंगे, डिस्क इनपुट आउटपुट फंक्शन। यदि हम बाहर से कोई मेमोरी यूज़ कर रहे हैं जैसे पेन ड्राइव,
वहाँ से हमें डेटा को ले जाना है या लाना है, तो उसके लिए हम किस फंक्शन को यूज़ करेंगे, पोर्ट इनपुट आउटपुट फंक्शन को। यदि हमें अपने कीबोर्ड से या मॉनिटर से डेटा को लेके जाना है प्रोसेसर के पास या वहाँ से लेके आना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो फंक्शंस होते हैं उनके कितने टाइप होते हैं और जो इनके टाइप हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने जाना डेटा टाइप के बारे में। डेटा टाइप क्या होता है, कितने प्रकार के डेटा टाइप होते हैं, वेरिएबल को किस प्रकार से डिक्लेयर किया जाता है, किस प्रकार से हम वेरिएबल को पहले ही बता देते हैं कि जो वेरिएबल है वो किस प्रकार का होने वाला है, यानी डेटा किस प्रकार का आने वाला है, वो इंटीजर आने वाला है, फ्लोट आने वाला है या कैरेक्टर आने वाला है। उसके बाद हमने जाना फंक्शंस के बारे में। फंक्शन कौन कौन से होते हैं, इनपुट फंक्शन किस प्रकार से काम करते हैं, आउटपुट फंक्शन किस प्रकार से काम करते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स के बारे में। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपका कोई डाउट है, आपको कुछ पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें और हमारी क्लास से जुड़े रहें और अपने कोर्स को कंप्लीट करें और अच्छे मार्क्स प्राप्त करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।